खुफिया एजेंसियों ने भारत पाक मैच के दौरान कश्मीर में आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी किया है। आज अनंतनाग जिले के बिजबेहड़ा में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। दोपहर करीब 11:15 बजे पेट्रोलिंग से लौट रही टीम पर घात लगाकर आतंकियों ने हमले की कोशिश की। सेना की जवाबी कार्रवाई में आतंकी भाग निकले। इस हमले में कोई भी हताहत नहीं है। पिछले 24 घंटे में सीआरपीएफ और सेना पर यह तीसरा आतंकी हमला था। खुफिया विभाग ने लंदन में हो रहे चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। बिजबेहड़ा में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। बिजबेहड़ा में कल सुबह आतंकियों ने सिकॉप कॉम्प्लेक्स पर हमले की कोशिश की। बिजबेहड़ा में सेना और सीआरपीएफ का कैंप है। काफी दूर से फायरिंग कर आतंकी फरार हो गए। बड़गाम में कल शाम करीब 7 बजे नौगाम सेक्टर में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकियों ने दूर से फायरिंग की। पिछले 24 घंटे में हुए तीनों आतंकी हमले में सेना या सीआरपीएफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अनंतनाग में बीते शुक्रवार को आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए थे, जिनका कल अंतिम संस्कार किया गया। कश्मीर में हालात बिगड़ने के लिए समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने सीएम महबूबा मुफ्ती और बीजेपी गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक जम्मू कश्मीर में महबूबा रहेंगी वहां शांति नहीं आ सकती। नरेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि महबूबा के संबंध आतंकियों के साथ हैं, इसलिए बीजेपी को अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। बीजेपी ने नरेश अग्रवाल के बयान पर पलटवार किया है। हमारा मानना है जब तक महबूबा वहाँ शांति नहीं हो सकती, क्योंकि महबूबा के खुद ही रिश्ते आतंकवादियों से हैं। 5-6 पुलिस वाहन शहीद हुए। महबूबा को वहाँ नहीं जाना चाहिए, उनके मंत्रियों को नहीं जाना चाहिए। उनकी चिताओं पे कोई आदमी नहीं कश्मीर सरकार का गया। नरेश अग्रवाल और समाजवादियों को आजम खान की चिंता करना चाहिए, उनको महबूबा मुफ्ती की चिंता नहीं करना चाहिए। आतंकवाद, अलगाववाद के प्रति ये सरकार सख्त है। किसी कीमत पर भी हम किसी सूरत में भी आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। ढूंढ कर इनको मारेंगे। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने भी कश्मीर में युद्ध जैसे हालात के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार ठहराया है। आतंकवाद की घटनाएं बढ़ गई हैं। कल भी हमारे 6 पुलिस के लोग वहां मारे गए हैं, सेना के लोग मारे गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये परिस्थिति पैदा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? 2 व्यक्ति सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, महबूबा मुफ्ती जी और नरेंद्र मोदी जी। शुरू से ही सबका ही ये मानना है, जो भी कश्मीर को शांत देखना चाहते, सबका ये मानना है राजनीतिक मसला है, इसको राजनीतिक बातचीत से ही इसका कुछ हल निकल सकता है। लेकिन न स्टेट सरकार न केंद्र सरकार ने इस बात को कोई भी तवज्जो नहीं दी। कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि बंदूक और आर्मी के जरिए किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। महबूबा ने बातचीत करने पर जोर दिया था। कल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत ने भी 2 टूक कह दिया था कि भारत की सेना कश्मीर में पत्थरबाजों से हर हाल में निपटने के लिए तैयार है। साल 2016 में कश्मीर में पत्थरबाजी की 2690 घटनाएं हुई थी। दक्षिणी कश्मीर में 875 और सेंट्रल कश्मीर में 567 बार पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी। 2015 में 1157 बार पत्थरबाजी की गई थी। सूत्रों के मुताबिक अलगाववादी नेताओं पर पाकिस्तान में कश्मीरी छात्रों का एडमिशन कराने का शक है। पाक में एक दाखिले के लिए 25 से 30 लाख रुपए लेने का भी शक है। दार्जिलिंग में बंद का आज 7वां दिन है। चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिस के जवान तैनात हैं। दार्जिलिंग में कल हुई हिंसा के विरोध में सैकड़ों लोगों ने आज शांति मार्च निकाला। कल हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी। आज प्रदर्शनकारियों ने मृतकों के शवों के साथ प्रदर्शन किया। लोग मरने वालों को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। आज यहाँ पर एक शांति रैली निकाली जा रही है। ये एक पीस रैली है और यहाँ पर जो लोग कल मारे गए, ये भिड़न में जो पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में जो भिड़न हुई थी, जो 3 लोग मारे गए, उनकी डेड बॉडी के साथ आज यहाँ पे रैली हो रही है। पूरी तरीके से यहाँ पे टेंशन अभी भी है, लेकिन एक पीस रैली है। ये चाहते हैं कि इन्हें गोरखालैंड दिया जाए और ये जो मरे हैं उनको एक मार्टियर का स्टेटस, शहीद का स्टेटस देना चाहते हैं। किसी भी घटना से निपटने के लिए दार्जिलिंग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिस के जवान तैनात हैं। कल हुई हिंसक झड़प में कमांडेंट शहीद हो गए थे, जबकि 36 पुलिस वाले घायल हुए थे। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के चीफ बिमल गुरुंग अंडरग्राउंड है। सुरक्षा एजेंसियां गुरुंग की तलाश कर रही है, लेकिन आज अज्ञात जगह से बिमल गुरुंग का एक बयान सामने आया है।
इसमें वो ममता सरकार को हिंसा के लिए जिम्मेदार बता रही हैं और कह रही हैं कि बंद जारी रहेगा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी के विधायक अमर सिंह राय का कहना है कि उनकी पार्टी गोरखालैंड को लेकर ममता सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से बातचीत करेगी। बीजेपी ने हालात बिगड़ने के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। We will seek a dialogue only with the center, but on one agenda, that is a separate state of Gorkhaland. आज 7 साल बाद बंगाल का चीफ मिनिस्टर, उन्होंने पहाड़ में आग लगाया। पहाड़ में अशांति जो हुआ, जो अशांति फैल रहा है, इसके लिए जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है। एक तरह से कभी कभी लगता है कि जो राजनीतिक विद्वेष के कारण कुछ लोग आपसी मामले को भड़काना चाहते हैं। अगर ऐसा कोई साक्ष्य मिला है ममता बनर्जी जी को तो उसको देश के सामने लाना चाहिए। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अलग गोरखालैंड की मांग कर रहा है। बंगाली भाषा को अनिवार्य करने का भी विरोध हो रहा है। हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एक कमांडेंट भी शहीद हुए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट बंद को गैर कानूनी करार दे चुका है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी से फोन पर बात की, हालात का जायजा लिया। राजनाथ सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के कैंडिडेट्स पर आम राय के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मुंबई में उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में करीब 1 घंटे तक अमित शाह और शिवसेना प्रमुख के बीच बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम के साथ साथ किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर भी अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल के अलावा शिवसेना युवा शाखा के अध्यक्ष और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी शामिल थे। हालांकि बैठक में बीजेपी महाराष्ट्र अध्यक्ष राव साहेब दानवे भी मातोश्री पहुंचे थे, लेकिन उनको बैठक से दूर रखा गया। बीजेपी की ओर से अभी तक किसी भी उम्मीदवार का नाम खुलकर सामने नहीं रखा गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के पास कुल 63 विधायक हैं, जिनके वोट का मूल्य 11,025 है। महाराष्ट्र से लोकसभा में शिवसेना के 15 और राज्यसभा में 3 सांसद हैं, जिनके वोट का मूल्य 14,868 है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 17 जुलाई को होना है, जबकि वोटों की गिनती 20 जुलाई को होगी। शिवसेना ने राष्ट्रपति पद के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के नाम का प्रस्ताव किया था। शिवसेना ने हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन के नाम का सुझाव दिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। अगर पक्ष और विपक्ष में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनती है तो 17 जुलाई को चुनाव कराए जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 जून है। लखनऊ में वाणिज्य कर के दफ्तर में लगी आग में NRHM से जुड़े अरबों रुपए के घोटाले की फाइलें जल गई। लखनऊ के हजरतगंज में वाणिज्य कर के इसी दफ्तर में 14 जून को आग लगी थी, जिसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन घोटाले से जुड़ी अरबों के लेन देन की फाइल जलकर खाक हो गई। स्वास्थ्य विभाग में करीब 6,000 करोड़ रुपए की दवाओं और उपकरणों की खरीद के रेट और इन्हें सप्लाई करने वाले व्यापारियों का ब्यौरा इस फाइल में था। NRHM घोटाले में CAG ने सबसे ज्यादा गड़बड़ियां दवाओं और उपकरण की खरीद में पकड़ी थी। सूत्रों के अनुसार इस फाइल में ऐसे कई व्यापारियों के नाम थे जिनका जांच में फंसना तय माना जा रहा था। लखनऊ वाणिज्य कर विभाग में 14 जून को लगी आग में NRHM से जुड़ी तमाम घोटाले की फाइलों को जलाकर राख कर दिया है। अरबों रुपए का घोटाला NRHM में हुआ था, जिसकी जांच CBI कर रही थी। CBI को उन फाइलों की तलाश थी जिसमें फर्जी तरीके से टेंडर कर दवा की सप्लाई की गई थी, लेकिन कुछ नेताओं और कुछ अफसरों की मिलीभगत की वजह से इन फाइलों को वाणिज्य कर विभाग के सेक्शन 14, 15, 16 में छिपा दिया गया था। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र ने NRHM अभियान चलाया था। यूपी में NRHM के तहत अरबों रुपए का घोटाला किया गया था। 2010 में CMO डॉक्टर विनोद आर्य की हत्या के बाद ये घोटाला सामने आया था। NRHM घोटाले में BSP के कई पूर्व मंत्री आरोपी हैं। मंडी परिषद, स्वास्थ्य भवन और बापू भवन में भी फाइलें इसी तरह जल चुकी हैं। फाइलों को जलाने के पीछे अफसरों और नेताओं की मिलीभगत का शक है। दिल्ली में बहू की हत्या के आरोपी बेटे को मां ने ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तफ्तीश करती हुई पुलिस की ये तस्वीरें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बोंटा पार्क की है। पुलिस ने 12 घंटे की तलाशी के बाद जंगल से कोमल नाम की महिला का शव बरामद किया। आरोप है कि कोमल के पति मनोज ने उसे बोंटा पार्क बुलाकर पहले गला दबाकर हत्या की और फिर उसके शव को जंगल में कहीं छुपा दिया। गिरफ्तारी के बाद मनोज ने पुलिस के सामने पूरी वारदात का खुलासा किया। पुलिस मनोज को लेकर बोंटा पार्क पहुंची
लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा था कि उसने शव कहां छुपाया है। कल करीब 20 पुलिस वालों ने 12 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाकर शव को बरामद किया। दिल्ली के बोंटा पार्क में एक मनोज नाम का शख्स जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर यहीं पे दफन कर दिया था। आप देख सकते हैं ये बोंटा पार्क है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का यहाँ पार्क है। तार के जरिए उसकी पत्नी की गला घोटा और उसके बाद यहाँ पे लाश को दफन कर दिया गया, जिसके बाद उसको खुद वो दिल्ली के कंझावला इलाका चला गया और वहाँ जाने के बाद पुलिस के पास पहुंचा और जानकारी दी कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया है। आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर अपनी जांच शुरू कर दी है। बड़ी बात यह है कि मनोज की मां ने ही उसे पकड़वाया है। मनोज ने अपने घर वालों को कोमल की हत्या के बारे में बताया था, जिसके बाद उसकी मां ने पुलिस को सूचना दे दी। हालांकि कोमल के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि मनोज के परिवार वाले भी इस वारदात में शामिल हैं। आदमी का फोन आया तो कहते तुम मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, तो वहाँ पे हम मोंटा पारी घूम के आएंगे। तो ये घूमने के चक्कर में ये पहले से सारे इसके ससुराल वाले यहीं बैठे थे। मासी सास, इसकी मासी सास का लड़का रोहित और परवीन, ये तीनों यहीं बैठे थे। उसका आदमी यहाँ लेके आया शाम को 7-8 बजे शाम को इसके साथ में ये वारदात करी गई है। हस्बैंड वाइफ के बीच में डिफरेंसेस थे और उसी डिफरेंसेस के क्रम में जो है इनके डिफरेंसेस बढ़ते गए और ड्यू टू देयर मैरिटल डिस्कॉर्ड ही प्लान्ड, और अभी जो है मनोज नाम का व्यक्ति उसको डिटेन किया गया है। पूछताछ जारी है, डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया। कोमल और मनोज की 2 साल पहले लव मैरिज हुई थी। दोनों के बीच पिछले काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था। झगड़े के बाद कोमल अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके आ गई थी। मनोज ने कोमल को बोंटा पार्क में मिलने के बहाने बुलाया था। आरोपी मनोज पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस अब ये पता करने में जुटी है कि मनोज ने कोमल की जान आखिर ली क्यों। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज उदयपुर में हल्दी घाटी विजय युद्ध स्मृति कार्यक्रम में शिरकत की। उदयपुर दौरे पर पहुंचे डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने प्रताप गौरव केंद्र में हल्दी घाटी विजय युद्ध स्मृति कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि हमारे इतिहास से छेड़छाड़ हुई और हमारा इतिहास स्वर्णिम इतिहास है। डॉक्टर चंद्रा ने यह भी कहा कि भारतीय संस्कृति में क्षमा का अहम स्थान है। डॉक्टर चंद्रा ने कुछ सालों में नए स्वाभिमानी भारत के निर्माण की उम्मीद जताई। डॉक्टर चंद्रा ने प्रताप गौरव केंद्र के विकास के लिए 1 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि दान भी दी। मैं समझता हूं कि यहाँ भी इस प्रताप गौरव केंद्र के लिए एक तुच्छ सी आहुति 1 करोड़ 11 लाख रुपए की मैं अपने परिवार की ओर से देता हूं। प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर में एक दर्शनीय स्थल है। प्रताप गौरव केंद्र की शुरुआत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति ने की थी। इसका लक्ष्य महाराणा प्रताप और मेवाड़ के इतिहास को लोगों तक पहुंचाना है। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। मधेशी अधिकारियों की मांग को लेकर नेपाल एक बार फिर सुलगता दिखाई दे रहा है। नेपाल के बीरगंज में मधेशियों ने आज लाठी मार्च निकाला। बीरगंज में राष्ट्रीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मधेशियों के अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। मधेशी आंदोलनकारियों का कहना है कि वो सिर्फ अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। मधेश के अधिकार के लिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, ये अब फिरता होने वाले नहीं है। जब तक हम लोग को अधिकार नहीं मिला, जब तक हम लोग फिरता नहीं होंगे और ये लड़ाई जारी रहेगा। मधेश को विखंडन करके जो उन लोग का रणनीति है, इसके विरोध में हम लोगों का संघर्ष जारी है और आज हम लोग इसी विरोध में आज मधेश में लाठी जुलूस का प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज बीरगंज बंद बुलाया है। आंदोलन को देखते हुए शहर की ज्यादातर दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर भी इसका असर दिखाई दिया। नेपाल में मधेशियों की संख्या 1.25 करोड़ से ज्यादा है। मधेशी देश के दक्षिणी भाग के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। नेपाल के इस क्षेत्र में जमीन उपजाऊ है और इस क्षेत्र की आबादी भी घनी है। मधेशी नेपाल में भेदभाव के खिलाफ एक अलग मधेशी राज्य की मांग कर रहे हैं। नेपाल के पहाड़ी इलाके में 7 से 8 हजार की आबादी पर एक सांसद है। तराई इलाके में करीब 1 लाख की आबादी पर एक सांसद है। मधेशियों का आरोप है कि नेपाल का नागरिक होने के बावजूद वहां की सरकार उनकी उपेक्षा करती है।
मदेशियों का आरोप है कि उन्हें न सरकारी नौकरियों में जगह मिलती है, न ही संपत्ति में। वो सिर्फ नाम के ही नेपाली नागरिक हैं। वहीं पुर्तगाल के जंगलों में भीषण आग लगी है और आग में झुलसने से 19 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें सेंट्रल पुर्तगाल के जंगलों में लगी भीषण आग की है। पूरा जंगल आग के गोले में तब्दील हो गया। जंगल में हर चीज जल गई है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक है। इस आग की चपेट में आने से करीब 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। मरने वालों में ज्यादातर वो लोग हैं जो जंगल से गुजर रही सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहे थे। आग ने सड़क पर चल रही गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। सरकारी अधिकारी ने बताया कि आग लिस्बन से 200 किलोमीटर दूर पेड्रोगाओ ग्रैंड इलाके में लगी है। पहाड़ी इलाकों में लगी आग ने तेज हवाओं के चलते बाद में भीषण रूप धारण कर लिया। इस भीषण आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है और ऐसा माना जा रहा है कि दशकों बाद पुर्तगाल के जंगलों में ऐसी भीषण आग लगी है। पुर्तगाल के गृह मामलों के सचिव जॉर्ज गोम्स ने बताया कि राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सोसा ने घटनास्थल का दौरा किया है। मरने वाले सभी नागरिक पुर्तगाल के हैं। दमकल के 500 कर्मचारी और 160 वाहनों को आग पर काबू पाने के लिए भेजा गया है। दमकल के 6 कर्मचारी और 2 नागरिक अभी भी लापता हैं। पुर्तगाल में शनिवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चला गया था और यहाँ लू वाली हवाएं चल रही हैं। तेज हवाओं के कारण जंगल की आग तेजी से फैल रही है। प्रशासन आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। उधर लीबिया से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे सैकड़ों रेफ्यूजी उस वक्त बड़ी मुसीबत में फंस गए जब उनकी नाव समुद्र को पार करते वक्त समुद्र में पलट गई। 138 शरणार्थी रबड़ की नाव बनाकर भूमध्य सागर को पार कर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। लीबिया से करीब 21 मील दूर समुद्र में ये हादसा हुआ। वहां से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज एजिया सोफिया की रेस्क्यू टीम ने वक्त रहते करीब सभी शरणार्थियों को बचा लिया। मालवाहक जहाज के रेस्क्यू टीम ने 4 टीम बनाकर लाइफ जैकेट्स की मदद से सभी को सुरक्षित अपने जहाज तक पहुंचाया। इन शरणार्थियों में महिलाएं, बच्चे और 2 नवजात शिशु भी शामिल थे। इस साल मार्च में रबड़ की 2 नावों के डूबने से भूमध्य सागर में कम से कम 240 लोगों की मौत हुई। पिछले साल अक्टूबर में लीबिया के पश्चिमी तट पर नाव के पलटने से 90 लोगों की मौत हुई। अप्रैल 2015 में लीबिया के तट से करीब 100 किलोमीटर दूर नाव पलटने से 700 लोगों से ज्यादा की मौत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक 2016 में लीबिया से अवैध रूप से यूरोप जाने की कोशिश में 3740 लोगों की मौत हुई।